हेलो दोस्तों, मैं सैयद माजिद अली गवर्नमेंट एग्ज़ाम जोन में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम और आप पढ़ रहे थे शिक्षा शास्त्र पैडागोजी का पोर्शन पढ़ रहे थे। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है ताकि आप क्रमबद्ध तरीके से शिक्षा शास्त्र को अपने जीवन में उतार सकें और शिक्षा को आगे बढ़ा सकें। चलिए आज हम बात करेंगे व्यक्तिगत विभिन्नता की। व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है और इसके क्या चरण होते हैं, इसका अध्ययन हम लोग आज करेंगे। सबसे पहले देखते हैं शिक्षा के चरण। शिक्षा के जो चरण होते हैं, लर्निंग के जो स्टेज होते हैं, उसके अंतर्गत हम देखेंगे कि क्या क्या चरण हैं और वो परीक्षा की दृष्टि से कितने उपयोगी होते हैं। सबसे पहले देखेंगे नंबर एक पॉइंट में दिया गया है कि शिक्षक केंद्रित शिक्षा अर्थात सत्तावादी शिक्षा, ऐसी शिक्षा जिसमें शिक्षक केंद्र में होता है और बच्चे उसके चारों तरफ होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं क्लासरूम। एक क्लासरूम के अंदर यानी कि कक्षा के अंदर हम लोग देखते हैं कि एक शिक्षक के द्वारा बताई गई समस्त बातों का मूल्यांकन कौन करता है, अध्ययन कौन करता है, बच्चे करते हैं। बच्चे इस तरीके से सीखने का प्रयास करते हैं जो अध्यापक सिखाना चाहता है। यह शिक्षा परंपरागत तरीका होता है। शिक्षा का परंपरागत तरीका जिस तरीके से प्राचीन समय में एक गुरु किसी वृक्ष के नीचे बैठकर बच्चों को पढ़ाता था और बच्चे उनकी बातों को मंथन करते थे, याद करते थे। उसमें क्या होता है, इस तरीके में शिक्षक स्वयं को सक्रिय रखता है। यानी कि शिक्षक जो भी होता है, वो भी जो भी शिक्षक है, हम और आप जो भी शिक्षक होंगे, उसमें बच्चे को वो निष्क्रिय बना देगा और स्वयं सक्रिय हो जाएगा। अर्थात सारी क्रियाएं खुद करेगा और बच्चे सिर्फ उसको देखेंगे और सुनेंगे, परंतु बालक को निष्क्रिय रखा जाता है। अधिगम की बजाय शिक्षा पे जोर दिया जाता है। मुख्यतः इसमें क्या देखने को मिलती है, इस प्रकार की शिक्षा में बच्चे को सिखाने पे जोर नहीं दिया जाता। ये सिर्फ शिक्षा पर जोर देते हैं कि हमारा जो सिलेबस है उसको हम खत्म कर दें, जल्दी से जल्दी खत्म कर दें, चाहे बच्चों को आए और चाहे बच्चों को ना आए। इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। मुख्यतः अधिगम की बजाय शिक्षा पर जोर दिया जाता है। ऐसी कौन सी शिक्षा होती है, यानी कि शिक्षक केंद्रित शिक्षा होती है या सत्तावादी शिक्षा होती है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा। इसके अंतर्गत हम बालक को केंद्र में रखते हैं। आज की जो सिचुएशन बन रही है और शिक्षा का जो भी मॉडर्न तरीका आया है वो बाल केंद्रित या प्रजातांत्रिक शिक्षा होती है। इसमें हम बच्चों को सिखाने का प्रयास करते हैं। इसमें बच्चे का अधिगम बच्चे के लिए और बच्चों के द्वारा ही होता है। अर्थात बच्चे जिस प्रकार सीखने की अपने अंदर काबिलियत रखते हैं उस प्रकार से हम उसको सिखाने का प्रयास करते हैं। जैसे वह विजुअल यानी कि देख कर, ठीक, आइडियोलॉजी यानी कि सुनकर और कर कर जो भी सीखता है वो आराम से कर सकता है। लर्निंग की एक स्टाइल होती है, बच्चे को सिखाना है और वो बच्चा किस प्रकार से सीख सकता है, चाहे वो सुनकर सीखे, चाहे वो देखकर सीखे, चाहे वो करके सीखे। इस प्रकार की शिक्षा को हम बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, क्या है, बच्चों की व्यक्तिगत विविधताओं का प्रकार। बच्चों की व्यक्तिगत विविधताएं क्या क्या होती हैं ये भी हम देख लेते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि समाज में, जिस समाज में हम रह रहे हैं उस समाज में हर तरीके के बच्चे पाए जाते हैं, देखने को मिलते हैं। मान लीजिए कि आप एक क्लास में देखते हैं, कक्षा 5 का क्लास है, 4 का क्लास है, 2 का क्लास है, आप एक टीचर हैं। अपने आप को अनुभव करिए कि आप एक टीचर हैं और टीचर के माध्यम से आपको अलग अलग बच्चों की योग्यताएं दिखाई देती हैं। जैसे बच्चे की रुचि, बच्चे के अंदर, हर बच्चे के अंदर अपने अलग अलग रुचि होती है, अपना इंटरेस्ट होता है। वो कुछ कभी हिंदी पढ़ने की योग्यता रखता है, कहीं संस्कृत पढ़ने की योग्यता रखनी है, उसकी अपनी योग्यता होती है, उसकी अपनी रुचियाँ होती हैं। उस रुचि के माध्यम से व्यक्ति की विभिन्नताओं को हम ध्यान में रख सकते हैं। दूसरा है योग्यता, अयोग्यता और पूर्व ज्ञान। हर बच्चे की अपनी कुछ विशेष योग्यता होती है, ठीक, कुछ अयोग्यताएं होती हैं, कुछ बच्चे का पूर्व ज्ञान होता है। इससे अनुभव हम लोग करते हैं और इससे हमको बच्चे की विभिन्नताओं यानी विविधताओं के बारे में पता चलता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आवश्यकताओं की। हर बच्चे की रिक्वायरमेंट जो भी होती है वो अलग अलग होती है। शिक्षा के क्षेत्र में देखें, चाहे संपूर्ण समाज में देखें, हर व्यक्ति की जो भी आवश्यकताएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं। जब एक व्यक्ति की आवश्यकता अलग होगी तो देखने को हमको ये मिलेगा कि जिस तरीके से एक आवश्यकताएं अलग होती हैं उसी तरह की पूर्ति करने की एक क्षमता भी अलग होती है और व्यक्ति एक तरीके से सभी व्यक्तियों की पूर्ति को नहीं पूरी कर सकता है। अर्थात शिक्षक सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाता तो है लेकिन उसकी आवश्यकताओं को एक साथ पूरा नहीं कर सकता है। उसके बाद हम देखते हैं विकास की दर। हर बच्चों की जो ग्रोथ की होती है सिचुएशन, यानी कि कोई बच्चा तीव्र गति से बढ़ता है, जल्दी लंबा हो जाता है। अगर हम शारीरिक रूप से देखें इसमें भी विभिन्नताएं दिखाई देती हैं, मानसिक रूप से देखें तो इसमें भी विभिन्नताएं दिखाई देती हैं। उसके बाद हम देखते हैं वंशानुक्रम। व्यक्तिगत विभिन्नताओं में वंशानुक्रम अहम भूमिका निभाता है, ठीक।
लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि वंशानुक्रम ही व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, नहीं। वंशानुक्रम जो होता है यानी कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता चला आ रहा है, इस प्रकार का सिस्टम हम विविधताओं में देखने को समझ सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वंशानुक्रम ही विविधताओं का एक प्रकार है। ठीक, निश्चित तौर से वंशानुक्रम के माध्यम से उसके अंदर विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, लेकिन हम ये पूर्ण रूप से नहीं कह सकते हैं कि वंशानुक्रम ही विविधताओं का मुख्य कारण है। ठीक, उसके बाद देख लेते हैं पर्यावरण या वातावरण। अलग अलग योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए, अलग अलग रुचियों को ध्यान में रखते हुए, हर बच्चे की अलग अलग आवश्यकताओं को देखते हुए, उसके विकास को देखते हुए, उसकी वंशानुक्रम को देखते हुए वातावरण भी हमको भिन्न भिन्न प्रकार का देखने को मिलता है। हर व्यक्ति का वातावरण अलग होता है। मान लीजिए कि कोई बच्चा सिटी का है, कोई गाँव का है, कोई किसी का मोहल्ला ज़्यादा बेटर है, अच्छा है, कोई अच्छी कॉलोनी से बिलोंग करता है। इस प्रकार हमको विभिन्नताएँ बच्चों के अंदर देखने को मिल जाती हैं, चाहे वो शारीरिक रूप में देखने को मिल जाए, चाहे वो मानसिक रूप में देखने को मिल जाए, चाहे अभिव्यक्ति के रूप में, उसकी बोलचाल की भाषा के रूप में। इस प्रकार की विभिन्नताएं हमको वातावरण से देखने को भी मिलती हैं। तत्पश्चात हम देखते हैं सामाजिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। उसके बाद विविधताओं के अंतर्गत हमको सामाजिक और सांस्कृतिक प्रतिभूतियाँ भी, पृष्ठभूमियाँ भी देखने को मिलती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो समाज पाया जाता है वो विभिन्न प्रकार का पाया जाता है। विभिन्न प्रकार के सामाजिक जीवन में विभिन्न प्रकार के लोग भी मिलते हैं। जब विभिन्न प्रकार के लोग मिलेंगे तो उसके अंदर विभिन्नताएं भी अलग अलग होंगी। फिर संज्ञानात्मक स्तर। जो संज्ञानात्मक स्तर होता है, बच्चे का जो ज्ञान का स्तर होता है वो अलग अलग प्रकार से बढ़ता है, अलग अलग प्रकार से बढ़ता है। कोई बच्चा अधिक ज्ञानी हो सकता है नहीं, हो सकता है। कोई बच्चा पूर्व ज्ञान को अधिक समय तक संजो के रख सकता है, कोई बच्चा नए ज्ञान को जल्दी सीख लेता है। इस प्रकार की जो क्रियाएं देखने को मिलती हैं, ये व्यक्तिगत विभिन्नताएं के अंदर हमको देखने को मिलती हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं अधिगम की शैलियाँ। अधिगम यानी कि सीखने की अलग अलग शैलियाँ होती हैं। कोई बच्चा पढ़ के सीख सकता है, कोई बच्चा खेल के सीख सकता है, कोई बच्चा सुनकर सीख सकता है, कोई बच्चा देखकर सीख सकता है, कोई बच्चा क्रिया करके सीख सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति के अंदर बहुत सारी विभिन्नताएं देखने को मिल सकती हैं, ताकि एक क्लास में अगर किसी कक्षा में अगर विभिन्नताओं की बात करें तो हमको रुचि के रूप में, योग्यता के रूप में, आवश्यकता के रूप में, विकास की दर के रूप में, अनुमानसिकता के रूप में, वातावरण के रूप में, सामाजिकरण के रूप में, संज्ञानात्मक के रूप में और अधिगम शैलियों के आधार पर हम बच्चों के अंदर या व्यक्ति के अंदर विभिन्न प्रकार की विविधताओं को देख सकते हैं और हमको देखने को मिलती हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, इसका क्या है। तीन प्रकार की होती हैं। ठीक, कौन कहीं यानी कि जो भी हम सुनते हैं, जो भी सीखने की जो क्षमताएं होती हैं वो तीन प्रकार की हो सकती हैं। कौन कौन सी? एक सुनकर, एक देखकर और एक अनुभव द्वारा सीखना। अर्थात हम कह सकते हैं अनुभव द्वारा सीखना यानी कि जब हम कोई कार्य बार बार लगातार करते हैं तो हम आराम से उसको अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। ठीक, दूसरी चीज़ें, जब हम किसी चीज़ को पढ़ के बार बार पढ़ रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको दृश्य सामग्री के रूप में देख लेंगे। जैसे मानचित्र में अगर हम याद करने का प्रयास करते हैं तो बिना मानचित्र को देखे हम याद नहीं कर पाते हैं और हमको दिशाओं का ज्ञान नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, बच्चों को मानचित्र में दिखा देंगे कि उत्तर ऊपर है, दक्षिण नीचे है। इस तरीके से जब हम दिखाएंगे तो बच्चा देख के अच्छे तरीके से समझ जाएगा। दूसरी चीज़ है, कभी कभी क्या होता है कि बच्चा पढ़ के सीख नहीं सकता है, नहीं सीख पाता है, तो हम उसको समझाकर, सुनाकर, बताकर भी सिखा सकते हैं। तो देखते हैं मुख्यतः सीखने के जो प्रकार होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। सुनकर सीखना, समझना, दृश्य अधिगम और अनुभव करके सीखना। ठीक, अगला पॉइंट देख लेते हैं कि लर्निंग में यानी कि अधिगम में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। शिक्षक क्या होता है? गाइड होता है। ठीक, पथ प्रदर्शक होता है। जब एक टीचर ही अधिकतर देखा जाए तो अच्छे प्रकार के जो टीचर होते हैं वो अपने बच्चों को सही से गाइड करते हैं ताकि उनके जीवन को सुगम और सरल बनाया जा सके। और एक अध्यापक के गुण के रूप में अगर हम बात करें तो समग्रता या सुविधा प्रदान करता है एक बच्चे के लिए। अगर अच्छा टीचर है तो किसी कारणवश किसी बच्चों को कोई समस्या उत्पन्न हो रही है तो वो उसके लिए सुविधा प्रदान कराएगा, उसकी समग्रता का पालन करेगा ताकि बच्चा आगे जा सके। उसके बाद प्रेरित करने वाला होना चाहिए, एक मॉनिटर होना चाहिए, यानी कि टीचर ऐसा होना चाहिए, अभिभावक टीचर ऐसा होना चाहिए, सिखाने वाला व्यक्ति ऐसा होना चाहिए कि जिसको लोग सुने और सुनने के बाद समझने का प्रयास करें। अधिगम की परिस्थिति का निर्माण करने वाला हो। अब एक बच्चा कुछ चीज़ नहीं सीख पा रहा है, जैसे कुछ चीज़ सीखने में असमर्थ है, तो उसको ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना चाहिए ताकि ये बच्चा अच्छे तरीके से सीख सके। तत्पश्चात एक अध्यापक को अधिगम के अवसर प्रदान करने वाला होना चाहिए, अर्थात सीखने के लिए बच्चों को बार बार अवसर देना चाहिए। मान लीजिए कि कोई बच्चा कुछ सीख रहा है, सीखते वक्त गलत हो गया तो उसको मारना पीटना नहीं चाहिए,
उसको डांटना नहीं चाहिए, उसकी काम का सराहना यानी कि पुनर्बलन देना चाहिए ताकि बच्चा आगे बढ़ सके और उसको अवसर प्रदान करना चाहिए। उसके बाद प्रबंधक के रूप में एक टीचर अच्छे प्रकार से प्रबंधक या मैनेजर होना चाहिए ताकि मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए कि बच्चे संपूर्ण ज्ञान को सीख सकें और सीखने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उसको सहारा देना चाहिए। फिर सहारा देने वाला की भूमिका होनी चाहिए। अब बच्चों को बहुत सारी समस्याएं देखने में मिल जाती हैं, जैसे पुस्तकें नहीं हैं तो आप उनको प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर अच्छे टीचर हैं तो आप बताएंगे लाइब्रेरी में चले जाइए बेटा, बुक पुस्तकें ले लीजिए। बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो शिक्षक के मार्गदर्शन से ही बच्चे सीख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अध्यापक बालक को व्यक्तिगत सिखाने के लिए अवसर देता है, यानी कि एक अध्यापक ऐसा होना चाहिए जो व्यक्ति को हर बच्चे से आई कांटेक्ट के रूप में मानसिक रूप से अच्छे जुड़ा होना चाहिए ताकि वो बच्चे को देख के उसको एक अवसर दे और बच्चा सीखने का प्रयास करे, और सामूहिक रूप से उसे भी अवसर देना चाहिए। मान लीजिए कि क्लास में आप कुछ पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते वक्त आपको हर बच्चे को अवसर देना चाहिए ताकि वो अपनी बातों को रख सके। टीचर ऐसा नहीं होना चाहिए, एक अध्यापक को ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी बच्चों को वो अवसर प्रदान न करे और बच्चा अगर कोई बात रखना चाहता है या पूछना चाहता है तो वो डर के मारे या उससे ना पूछ पाए। ठीक इस तरीके की क्रियाएं नहीं होनी चाहिए। बच्चों को समान शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। एक मान लीजिए एक सिंपल तरीके से कि एक कक्षा में 50 बच्चे हैं और 50 बच्चों को समान अवसर देना चाहिए ताकि वो समान रूप से सीख सके। इस तरीके से बच्चों के अंदर जो रूढ़िवादिता होती है, भेदभाव की भावनाएं होती हैं, वो जागृत नहीं होती हैं और एक अच्छा शिक्षक कभी इस तरीके की भावनाओं को उत्पन्न नहीं करता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, जिन बच्चों में प्रतिभाएं छुपी हुई होती हैं उसे उजागर करना। बार बार बच्चों को प्रेरित करते रहना चाहिए कि बेटा तुम ये कर सकते हो, बेटा तुम ये कर सकते हो। जब इस प्रकार की क्रियाएं हम प्रोवाइड करते हैं कि आप इस चीज़ में अच्छे हैं, आप ये कर सकते हैं, तो डेफिनेटली बच्चा अपनी छुपी हुई प्रतिभाओं को निखार के सामने लेके आएगा। जब वो प्रतिभाएं उसकी निखरेगी तो जीवन में उसके लिए योग्य हो। मुख्यतः हम लोगों ने आज जो भी सीखा उसको एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा था ताकि हम अच्छे तरीके से समझ सकें। हमने देखा व्यक्तिगत विभिन्नता के अंदर शिक्षा के चरण। इसमें शिक्षक केंद्रित शिक्षा होती है, यानी कि परंपरागत तरीके से चली आ रही शिक्षा प्रणाली होती है। दूसरी होती है बाल केंद्रित शिक्षा। इसके अंतर्गत बच्चों को अवसर देना होता है, उसको सिखाने का प्रयास किया जाता है। तत्पश्चात हर बच्चे के अंदर अधिगम व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार पाए जाते हैं। कई प्रकार की व्यक्तिगत विभिन्नताएं हो सकती हैं, चाहे वो रुचि के रूप में, योग्यता के रूप में, अयोग्यता के रूप में, पूर्व ज्ञान के रूप में, आवश्यकता के रूप में, विकास की दर के रूप में, अनुवांशिक लक्षण यानी वंशानुक्रम के रूप में, वातावरण के रूप में, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के रूप में, संज्ञानात्मक स्तर के रूप में, अधिगम शैली के रूप में। ये जो विभिन्नताएं होती हैं वो अधिकतर हर बच्चे में, हर क्लास में देखने को मिल जाती हैं। तत्पश्चात मुख्यतः तीन प्रकार से हम सीख सकते हैं। अगर हम सीखना चाहें किसी चीज़ को तो 3 प्रकार से सिखाया जा सकता है। एक सुनकर समझकर, ठीक, दूसरा दृश्य यानी देखकर, तीसरा अनुभव के द्वारा यानी कि करके सीखना। ठीक, एक बात, शिक्षक की क्या भूमिका होती है, एक बच्चों को सिखाने के लिए टीचर का रोल क्या होता है। टीचर एक पथ प्रदर्शक होता है, वो सुगम करता होना चाहिए या सुविधा प्रदान करने वाला होना चाहिए, प्रेरित करने वाला होना चाहिए, अधिगम की परिस्थिति का निर्माण करने वाला होना चाहिए, अधिगम अवसर प्रदान करने वाला होना चाहिए, एक अच्छा प्रबंधक होना चाहिए, सहारा देने वाला होना चाहिए। इस प्रकार का जब एक शिक्षक और टीचर होता है तो डेफिनेटली बच्चे उससे सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक, उसके बाद हम मुख्यतः देख लेते हैं कि अध्यापक बालक को व्यक्तिगत सिखाने का अवसर देता है, यानी कि एक बच्चा जब कुछ सीखना चाहता है तो अध्यापक को उसके लिए अवसर प्रदान करना चाहिए, चाहे वो सामूहिक सीख के रूप में देना चाहिए, चाहे वो इंडिविजुअल देना चाहिए। फिर बच्चों को समान शिक्षा अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। उसके पश्चात जिन बच्चों में जो प्रतिभाएं छुपी हुई होती हैं, इन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए हमको अवसर देना चाहिए। धन्यवाद, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।